टेरिडोफाइटा के बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट पादप जो समूह है पादप जगत के अंदर, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बाद में वैसे एंजियोस्पर्म को भी पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म का थोड़ा जिम्नोस्पर्म के साथ कंपैरिजन करेंगे। डिटेल में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म को, क्योंकि उसके लिए आपको अलग एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उसके अंदर आप एंजियोस्पर्म ही पढ़ते हैं, तो उसे स्टडी करेंगे, जिम्नोस्पर्म के साथ कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। जिम्नोस्पर्म की यदि बात करें तो जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा से और एडवांस हुए हैं। क्या एडवांस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जिम्नोस्पर्म जो शब्द है ये दो जो है शब्दों से बना है, जिम्नो एंड स्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नग्न, नेकेड। स्पर्म का मतलब होता है सीड, बीज। ऐसे पादप जिनमें केवल बीजों का निर्माण होता हो और बीज फल के अंदर ना बनते हो, ऐसे नग्न अवस्था में बनते हो, नेकेड बनते हो, उनको नग्न पादप या जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। नग्न बीजी पादप या जिम्नोस्पर्म कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो इन जिम्नोस्पर्म को अदर पादप ग्रुप जो समूह है उनसे अलग करता है कि इनके पास सीड तो बनते हैं, तो सीड तो एंजियोस्पर्म में भी बनते हैं, लेकिन यहां पर सीड नग्न अवस्था में बनते हैं, नेकेड बनते हैं, इसलिए ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं। तो ध्यान रखें, एंजियोस्पर्म के अंदर बीज फल के अंदर बनते हैं, तो इसलिए वहां पर नग्न नहीं है। तो आप कह सकते हैं, आप कहेंगे सर इसका मतलब जिम्नोस्पर्म में फल का निर्माण नहीं होता है। बिल्कुल, यदि आपने जिम्नोस्पर्म अपने घर में लगा लिया और आप उससे फल की उम्मीद कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने प्लांट डाइवर्सिटी ढंग से नहीं पढ़ा है। जिम्नोस्पर्म पर फल नहीं आते, उन पर फ्रूट्स नहीं आते, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं होती, अंडाशय नहीं है, तो ओवरी से ही तो फल का निर्माण होता है, तो इसलिए फल नहीं आएंगे, ध्यान रखना है। इसके बाद में लिखा है कि वितरण बहुत सीमित है। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सीमित है। यदि मैं बात करूं कि आप अपने घर से निकले और घर से निकलने के बाद अपने रोड साइड पर, पार्क में, फॉरेस्ट में जो पेड़ है, क्या वो जिम्नोस्पर्म है? आज का टाइम जो इस वर्तमान में आप देख रहे हैं, ये जमाना जिम्नो का नहीं है, ये एंजियोस्पर्म का है। चारों ओर आपको फ्लावरिंग प्लांट्स मिलेंगे, नाले के पास, नदी के पास, झील के किनारे, पार्क में, रोड की साइड में, सब मोस्टली अधिकांश यदि बात करूं तो वो क्या है, एंजियोस्पर्म, क्योंकि ये टाइम एंजियोस्पर्म का है। कभी इसी प्रकार चारों ओर इस अर्थ पर फैले हुआ करते थे जिम्नोस्पर्म, लेकिन वो टाइम चला गया। उस टाइम पर हम नहीं, जुरासिक ईरा था, डायनासोर्स हुआ करते थे और बड़े बड़े ये जिम्नोस्पर्म हुआ करते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जिम्नोस्पर्म कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही सीमित हो गए, तो डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण सीमित है। ये आपको यदि मैं पूरे विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर बताऊं तो ये आपको ठंडे एरिया, ठंडे लैटिट्यूड पर मिलेंगे। यूरोप में, कनाडा की साइड में मिलेंगे आपको, रशिया की साइड में मिलेंगे। यदि मैं भारत के अंदर बात करूं तो भारत में आपको ये मोस्टली मिलेंगे हिमालय में। ठंडे एरिया में रहने के लिए ये अडेप्ट है, अनुकूलित है, तो ये हिमालयन जो रीजन है वहां पर आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। मरुद्भिद होते हैं, मीन्स पानी की कमी में बहुत अच्छे से ग्रो कर लेते हैं। इनके अंदर अनुकूलन है ऐसा कि भैया जो पानी आ गया उसे बाहर जाने नहीं देते। थिक क्यूटिकल, मोटी उपत्वचा होती है, स्टोमेटा धसे हुए होते हैं, तो लीव से जो है पानी का जो हाश है वो कम से कम होता है। ध्यान रखें, मरुद्भिद नेचर के होते हैं। पादप शरीर जड़, तना, पत्ती में विभेदित होता है। पादप जो शरीर है उसमें प्रॉपर इनके अंदर जड़ मिलेगी, तना मिलेगा, पत्ती मिलेगी। यदि बात करें तो इसमें दो एग्जाम्पल हमें ऐसा याद करके चलने हैं आपको जिम्नोस्पर्म, एक तो पाइनस और दूसरा साइकस। आगे इसमें डायग्राम भी दिए आपके एनसीईआरटी में दोनों के, पाइनस और साइकस के, लेकिन आपको याद करके चलने अच्छे से। पाइनस की जड़ में फंजाई मिलता है जो बनाता है माइकोराइजा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। साइकस की जड़ में नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। तो दोनों याद रखना है, दोनों की जड़ों में कुछ खास है, या आपको साइकस और पाइनस याद रखना इंपॉर्टेंट है। यदि मैं बात करूं तने की, तना यदि अशाखित तना, अनब्रांच्ड, सीधे कोकोनट की तरह, डेट पाम की तरह सीधे गया और ऊपर लीफ, पत्तियां निकली है, ये साइकस का होता है। ब्रांच्ड, शाखित होता है पाइनस और सिड्रस का। पाइनस एंड सिड्रस का शाखित होता है।
पत्तियां सरल, सिंपल और संयुक्त कंपाउंड मिलती हैं। पत्तियां अधिक ताप, आर्द्रता तथा हवा को सहन करने के लिए अनुकूलित होती है। मीन्स बहुत ज्यादा ठंड है, बर्फ पड़ रही है, तो बर्फ को ज्यादा रुकने नहीं देना अपने ऊपर, तो इसलिए पत्तियां जो क्षेत्रफल है उसमें छोटी होती है। बल्कि एक पादप जैसे पाइनस है, पाइनस की पत्तियां तो इतनी छोटी हो जाती हैं कि वो पत्तियां ना होकर ऐसी लगती है सुई हो, निडल हो, इसलिए उनकी पत्ती को सुई पत्ती या निडल लीव्स भी कहा जाता है। पाइनस क्योंकि बर्फीले एरिया में रहते हैं, पत्तियां यदि बड़ी बनाएंगे तो ज्यादा बर्फ गिरेगी और बर्फ गिरेगी तो पत्तियों को गिरा देगी, तो इसलिए बेहतर है कि पत्तियों को छोटा करते हैं। इवन अपना जो लीफ कवर है, पत्ती जो आती है पेड़ पर, वो भी शंकु के समान आती है। मीन्स ये पादप अपनी पत्तियों का अरेंजमेंट भी शंकु की तरह करते हैं कि यदि बर्फ पड़े तो नीचे गिरती रहे। कितनी स्मार्ट है देख सकते हैं आप। तो अनुकूलित है, सहन कर लेती हैं आर्द्रता, हवा, अधिक ताप और निम्न ताप को भी। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, देखिए जिम्नोस्पर्म में बीज बनते हैं, एंजियोस्पर्म में बीज फल दोनों बनते हैं। ये एक चीज कॉमन है दोनों में कि दोनों में बीज बनते हैं। बीज वाले पादपों को स्पर्मेटोफाइटा कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इस मामले में दोनों समान हैं कि इनमें दोनों में बीजों का निर्माण होता है। सो स्पर्मेटोफाइटा में आते हैं। सभी जिम्नोस्पर्म संवहनीय पादप है, याद रखें। सभी जिम्नोस्पर्म में वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम मिलता है, लेकिन यहां पर अभी कुछ कमी है। जाइलम के अंदर आपको वेसल्स का अभाव मिलेगा और फ्लोएम के अंदर आपको सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल का अभाव मिलेगा। कंप्लीट नहीं है, जाइलम फ्लोएम है लेकिन वेसल्स नहीं है, सीव ट्यूब नहीं है एंड कंपेनियन नहीं है। लेकिन 3 ऐसे एग्जाम्पल है अपवाद स्वरूप जो जिम्नोस्पर्म के हैं और इनके अंदर मिलती हैं सत्य वाहिकाएं, ट्रू वेसल्स। वो है नीटम, इफिड्रा एंड वेल्विशिया। ये तीनों ऐसे जिम्नोस्पर्म के उदाहरण हैं जिनमें वाहिकाएं, वेसल्स उपस्थित होती हैं। अधिकांश जिम्नोस्पर्म काष्ठीय स्वभाव के होते हैं, बहुत सॉलिड वुड होती है, टिम्बर पर्पस में फर्नीचर के लिए यूज की जाती है। सिडस, देवदार की वुड तो वर्ल्ड फेमस होती है, काष्ठीय होता है। आपको कोई भी जिम्नोस्पर्म ऐसा नहीं मिलेगा कि घास की तरह, ग्रास नहीं होते हैं। हद से हद ये झाड़ी नुमा हो सकते हैं, श्रब जैसे इफिड्रा एग्जाम्पल दिया है, शूप होता है। और कुछ लाइनाज, कठलताएं, काष्ठीय जो बेल होती है कठलताओं की तरह हो सकते हैं, जैसे नीटम, ऊला। एर्बोरजेंट इंग्लिश में कहते हैं, एर्बोरजेंट मतलब काष्ठीय। तो याद रखें जब हम वुड की बात करते हैं ना, सबसे मजबूत, सबसे सॉलिड वुड किसकी होगी, तो वो उसमें जिम्नोस्पर्म ही आते हैं। और इन जिम्नोस्पर्म की लकड़ियों का पहाड़ों पर से काट के टिम्बर पर्पस के लिए यूज किया जाता है भारत के अंदर। तो ये कुछ लक्षण थे, गुण थे, जिनसे आपको आइडिया लगा कि जिम्नोस्पर्म कहते किसे हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे होते हैं, ये सब आपको मालूम हुआ, याद रखना है। अब बात करते हैं हम जिम्नोस्पर्म के जीवन चक्र के बारे में। जीवन चक्र के बारे में आपके मॉड्यूल में, एनसीईआरटी में, दोनों में दिया है। थ्योरी आप पढ़ेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। हमने उन सारी इंफॉर्मेशन को लेकर हमने एक डायग्रामेटिक जीवन चक्र जिम्नोस्पर्म का यहाँ बनाया है। इसकी सहायता से आपको पूरा प्रॉपर जीवन चक्र बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। हमने यहाँ पर मेन मुख्य पादप बनाए हैं। ये पादप कैसे हैं, एक मेल और एक फीमेल। हमने यहाँ पर ऐसा पादप बनाया है जिम्नोस्पर्म में, कुछ ऐसा एक एग्जाम्पल है जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग पादप पर तैयार होते हैं। उसका नाम है साइकस, याद रखना है। इससे पहले आप मार्केंशिया भी पढ़े हैं, इनको डायोशियस कहते हैं इंग्लिश में। डायोशियस, मार्केंशिया, साइकस। 2 मैं आपको एंजियोस्पर्म के भी एग्जाम्पल बता सकता हूं जो ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल, नर एवं मादा अलग अलग पादप पर बनते हैं। पपाया, पपीता, डेट पाम जो होता है, खजूर का जो पेड़ होता है, खजूर पाम जो होता है, ये चारों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन बन जाता है, चारों याद नहीं, ये चारों डायोशियस होते हैं। इन पर नर एवं मादा अलग अलग पादप पर तैयार होते हैं। याद रखें यदि मैं यहां पर पाइनस लेता, पाइनस, तो यहां पर पाइनस के लिए मुझे एक ही बनाना पड़ता, एक ही के ऊपर दोनों नर एवं मादा बन जाते हैं। सो साइकस डायोशियस होता है, पाइनस मोनोशियस है। अब यहां पर ये नर है, ये मादा है। नर पर आप देखेंगे तो साइकस अनब्रांच्ड है, अशाखित है, पत्तियां निकली हुई है, कंपाउंड। यहां पर शंकु बना हुआ है, शंकु होता है, बहुत बड़े साइज का शंकु बनता है।
और यहां पर शंकु नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि साइकस के अंदर केवल नर में ही शंकु का निर्माण होता है, मादा में शंकु का निर्माण नहीं होता। जबकि पाइनस में नर शंकु मादा शंकु दोनों बनते हैं। ये शंकु, हमने शंकु को यहां से निकाला, यहां बनाया नर शंकु। नर शंकु पर आपको पत्ती नुमा संरचना दिख रही है, इनको लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं, लघु बीजाणु पर्ण, क्योंकि इसके अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होगा, माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। कैसे? हमने देखिए, ये याद रखिए, जो मेल कोन है ना, नर कोन, नर शंकु, ये अभी जब यंग होता है तो तब तो हरे रंग का होता है और कमजोर भी होता है, लेकिन बाद में परिपक्व होने पर ये एक काष्ठीय हो जाता है। उठाकर यदि किसी के सर में मार दो तो सर फूट जाएगा। बड़े बड़े साइज के होते हैं, इसे ऑर्नामेंटल की फॉर्म में लोग घर में रखते भी हैं। यहां से हमने एक माइक्रोस्पोरोफिल्स लघु बीजाणु पर्ण को निकाला और ऐसे लिटाया। लिटाने के बाद में इस लीफ का, स्पोरोफिल का, ये सरफेस एडेक्सियल, ये एबैक्सियल, एबैक्सियल में एक कैविटी है, गुहा, जिसके अंदर ढेर सारी स्पोरेंजियम प्रेजेंट होती है। स्पोरेंजियम बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी के अंदर होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित। उनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन होने से इन लघु बीजाणु धानियों के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं परिवर्तित हो जाती हैं लघु बीजाणु या पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स के अंदर। पोलन ग्रेन या इसे कहें माइक्रोस्पोर्स, लघु बीजाणु कहें, हैप्लॉइड नेचर के हैं। अब साइकस का जो पोलन ग्रेन है, याद रखें, माइक्रोस्पोर्स लघु बीजाणु, वो एक तो उसमें कोई विंग नहीं होता, पंख नहीं होता, और उसके अंदर दो, वैसे तो 5-6 कोशिका का होता है, 5 कोशिका का, लेकिन जो नर युग्मक है वो 2 होते हैं, लट्टू के समान होते हैं और कशाभिक होते हैं, मोटाइल, चलनशील होते हैं, चलायमान होता है। जबकि पाइनस का जो पोलन ग्रेन है वो विंग वाला होता है, पंख वाला होता है, और उसके अंदर जो युग्मक है वो 2 होते हैं। ये दोनों युग्मक अचल होते हैं। पहाड़ों पर तो जब पाइनस का ये पोलन ग्रेन निकलते हैं तो वहां पर सल्फर शावर कहते हैं, क्योंकि पीला पीले क्लाउड्स हो जाते हैं, वो इसकी वजह से होते हैं। ये विंग वाले घूमते रहते हैं। साइकस हो, पाइनस हो, इनके जो पोलन ग्रेन उनको हवा में डाल दिए हैं, हवा के माध्यम से ये मादा युग्मकोद्भिद तक अपनी पहुंच बनाते हैं। तो देखिए मादा युग्मकोद्भिद कैसे बनेगा। ये रहा, यहां पर ढेर सारी जो है गुरु बीजाणु पर्ण है, गुरु बीजाणु, मेगास्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल्स है तो, लेकिन वो एक शंकु का आकार नहीं लेती, इसलिए शंकु यहां पर नहीं बनता, मादा शंकु नहीं लिखा है हमने, इनको मेगास्पोरोफिल्स ही लिखा है। ढेर सारी मेगास्पोरोफिल्स है, बंच। एक को हमने निकाल लिया है, एक को निकालने पर ये रहा मेगास्पोरोफिल्स, गुरु बीजाणु पर्ण। इसके एडेक्सियल सरफेस पर, ऊपर डोर्सल पर कोशिकाएं आपस में विभाजित करना शुरू कर देती हैं और विभाजित होके बहुकोशिकीय मांस बन जाता है। इसको न्यूसिलस कहते हैं, न्यूसिलस, ध्यान रखें। अब न्यूसिलस को लगता है कि कहीं भाई ऐसा है कि हम तो मांस बंद हो गए, कहीं डैमेज हो जाए, नुकसान हो जाए, तो इसको कवर करना है। कवर करने के लिए न्यूसिलस की कोशिकाएं जो परिधि पर होती हैं वो मजबूत हो जाती है, सॉलिड हो जाती है और बनाती हैं इंटेगुमेंट का निर्माण करती है। सो इंटेगुमेंट न्यूसिलस की कोशिका से बना है तो 2N होगा और न्यूसिलस है, और ये इंटेगुमेंट और न्यूसिलस दोनों मिलकर बनाते हैं ओव्यूल कहते हैं इसे। ये एक यंग ओव्यूल है। अब आगे का जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल कॉपी है जैसे एंजियोस्पर्म में पढ़ते हैं। कैसे? न्यूसिलस के अंदर कोई एक कोशिका साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करेगी, न्यूक्लियस का आकार बढ़ाएगी और बड़े साइज की हो जाएगी, और सबसे, जिसे बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगास्पोर मदर सेल, 2N डिप्लॉयड। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। 4 गुरु बीजाणु में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, एक सक्रिय गुरु बीजाणु, एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर ये बड़े साइज का हो जाता है। जो केंद्रक है न्यूक्लियस, वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मुक्त केंद्र की विभाजन करता है, जिसमें केवल न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, मेम्ब्रेन नहीं बनती। कैरियोकाइनेसिस तो होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। उसके बाद में
कैरियोसाइटोकाइनेसिस जब होगा तो यहाँ पर बहुकोशिकीय अगुणित हैप्लॉइड मास बन जाता है, जिसे मादा युग्मकोद्भेद या भ्रूणपोष कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं, एंडोस्पर्म। तो याद रखें, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है और निषेचन से पहले बन जाता है, एन बनता है और निषेचन से पहले बन जाता है। फाइनली इसकी कुछ कोशिकाएं आपस में अरेंज होकर आर्किगोनिया का निर्माण करती है। यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया होती है। इनके बाहर स्पेस होता है जिसे पोलन चैम्बर कहा जाता है, पोलन चैम्बर कहते हैं, जहां पर आकर पोलन ग्रेन्स इकट्ठे होते हैं। अब यहाँ पर ये जो साइकस या पाइनस जो भी पेड़ है, जो भी ट्री है, उसके पोलन ग्रेन एयर के माध्यम से, वायु के माध्यम से एनिमोफिली करते हुए यहाँ पर माइक्रोपाइल से एंटर कर जाएंगे, पोलन चैम्बर में इकट्ठे होंगे। पोलन चैम्बर से पोलन ट्यूब बनना शुरू होगी पोलन ग्रेन की। यदि साइकस का है तो यहां पर पोलन ट्यूब का भी निर्माण होगा और पोलन ट्यूब में चलायमान युग्मक है, तो पोलन ट्यूब का निर्माण होता तो इसको सिफेनोगेमी कहते हैं, और चलायमान है गैमीट तो इसे जोइडोगेमी। सो जोइडोसिफेनोगेमी देखने के लिए मिलती है साइकस के अंदर। पाइनस के अंदर केवल पोलन ट्यूब का निर्माण होता है तो सिफेनोगेमी मिलेगी। देखिए, इसी वजह से कहते हैं सिफेनोगेमी मतलब पोलन ट्यूब का निर्माण एक एडवांस कैरेक्टर है जो एंजियोस्पर्म से मैच करता है, लेकिन गैमीट का, युग्मक का चलनशील होना, मोटाइल होना एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है जो टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा से मैच करता है। तो साइकस के अंदर एक कैरेक्टर पुराने प्लांट ग्रुप का है, मोटाइल गैमीट्स, और पोलन ट्यूब बन रही है तो एडवांस का है। यही वजह है कि साइकस को लोअर जिम्नोस्पर्म में रखा है और पाइनस को हायर जिम्नोस्पर्म में रखा है, क्योंकि पाइनस इज वेरी क्लोज टू एंजियोस्पर्म, साइकस प्रिमिटिव कैरेक्टर को कैरी कर रहा है। फाइनली यहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, युग्मनज भ्रूण बनेगा। भ्रूण के बाद में ये जो इंटेगुमेंट है, ये थिक लेयर बनाएगा और ये बीज कवच बना देगा, सीड कोट, और ये परिवर्तित हो जाएगा पूरा का पूरा ओव्यूल सीड के अंदर, बीज के अंदर। क्योंकि बीज के चारों ओर ओवरी नहीं थी तो फल का निर्माण नहीं होगा। ये बीज यहां से हटेगा, जर्मिनेट करेगा और स्पोरोफाइट का निर्माण कर देगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा जीवन चक्र आपको यहां समझाया। अब इसमें देखिए, जिम्नोस्पर्म के अंदर स्पोरोफाइट का ही दबदबा है। गैमेटोफाइट तो कुछ ही कोशिकाओं का है, कुछ ही कोशिकाओं का है और पूरी तरीके से स्पोरोफाइट पर डिपेंड है। कहानी बिल्कुल चेंज हो गई है। इससे पहले आपने ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जब पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है और ढेर सारी कोशिकाओं का बना होता है, लेकिन यहां पर गैमेटोफाइट बहुत ही रिड्यूस्ड है और स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड है, याद रखना है। यहां पर यदि मैं जीवन चक्र की बात करूं तो जीवन चक्र आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिप्लॉइड स्टेज ही डोमिनेंट है। हैप्लॉइड तो ना के समान है, नेग्लिजिबल है। इसलिए जिम्नोस्पर्म के अंदर लाइफ साइकिल द्विगुणित जीवन चक्र, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने के लिए मिलता है, याद रखना है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने के लिए मिलेगा। स्पोर्स जो है, जो स्पोर्स है वो बाहर जर्मिनेट नहीं कर रहे, अंतः जर्मिनेशन, अंतः अंकुरण है, एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। देखिए, यही वजह तो है यहाँ बीज का निर्माण हुआ है। एक तो पादप कैसा है, हेट्रोस्पोरा से विषम बीजाणुक है, देख लो आप, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु, तो हेट्रोस्पोरा से विषम बीजाणुक है। और दूसरा, स्पोर का जर्मिनेशन यही हो रहा है, स्पोरोफाइट के ऊपर ही हो रहा है, स्पोरोफाइट के ऊपर ही हो रहा है, इसलिए यहां पर बीज का निर्माण होता है। बीज वाले पादप हैं। तो इस प्रकार से द्विबीजाणुक, जो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने के लिए मिलता है, ध्यान रखना है। गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड है, स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस लाइफ साइकिल को समझने के बाद में आप फिर मॉड्यूल के अंदर और एनसीईआरटी के अंदर जो थ्योरी पार्ट दिया है उसको पढ़ेंगे तो आपको एक एक बात क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगी। तो ये था जिम्नोस्पर्म का जीवन चक्र। इसके बाद में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन, जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण।
जिम्नोस्पर्म के जीवन चक्र के बाद में अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। देखिए, जिम्नोस्पर्म को दो समूह में, दो ग्रुप के अंदर विभाजित किया है। एक है साइकेडोफाइटा, इन्हें लोअर जिम्नोस्पर्म कहते हैं। दूसरा है कोनीफेरोफाइटा, इनको हायर जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। लोअर जिम्नोस्पर्म, हायर जिम्नोस्पर्म कहने के पीछे क्या वजह है वो भी आपको समझ में आएगी, क्योंकि साइकेडोफाइटा के जो सदस्य हैं वो टेरिडोफाइटा के साथ काफ़ी समानता दिखाते हैं, इसलिए इनको लोअर जिम्नोस्पर्म कहा है। हायर जिम्नोस्पर्म के सदस्य एंजियोस्पर्म के साथ समानता दिखाते हैं, इसलिए इनको हायर जिम्नोस्पर्म कहा है। साइकेडोफाइटा, इसके अंदर देखिए लक्षण, देखिए क्यों लोअर बोला है। कुंडलित किशल्य वलन, सर्सिनेट जो वर्नेशन कहते हैं ना, वो मिलता है लीव्स के अंदर। नर युग्मक गतिशील है, मेल गैमिट जो है वो मोटाइल है। नर युग्मक का गतिशील होना आप समझते हैं कि एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, ये तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में होता है, तो यहाँ पर भी इन सदस्यों में भी मिलता है नर युग्मक गतिशील। इनको तीन गण, तीन ऑर्डर में विभाजित किया है साइकेडोफाइटा को। पहला है साइकेडोफिलिकेल्स। जरा सोचिए, लोअर जिम्नोस्पर्म का पहला गण, पहला ऑर्डर जिसे साइकेडोफिलिकेल्स या टेरिडोस्पर्म कहा है, ये बहुत ज्यादा समानता दिखाता है टेरिडोफाइटा के साथ, इसलिए इसको बीज फर्न, सीड फर्न, टेरिडोस्पर्म कहा जाता है। पूर्णतः लुप्त समूह है, आज प्रेजेंट टाइम में कोई भी जीवित अवस्था में नहीं मिलता है, पूर्ण तरह एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, बस इनके मृत जीवाश्म हमें मिले। दूसरा है बेनिटाइटेल्स। बेनिटाइटेल्स के सदस्य भी पूर्णतः लुप्त समूह है, ये भी हमें जो है वो जीवाश्म की फॉर्म में, अवस्था में मिले हैं, पूर्णतः लुप्त हो गए हैं। साइकेडेल्स, साइकेडोफाइटा समूह का एकमात्र ऐसे ग्रुप साइकेडेल्स गण जिसके सदस्य आज भी जीवित अवस्था में मिलते हैं। देखिए, जिस समूह के सदस्य सब जा चुके हों, विलुप्त हो चुके हों, जीवाश्म की अवस्था में मिलते हो, लेकिन उसी ग्रुप में कोई ऐसा समूह, कोई ऐसा गण हो जो जीवित अवस्था में मिलता हो और उन्हीं पुराने लाखों करोड़ों साल पुराने कैरेक्टर के साथ, गुणों के साथ मिलता हो, तो उसको आप कह सकते हैं ये तो जीता जागता जीवाश्म है। क्योंकि भाई उसके सदस्य तो सब जीवाश्म की अवस्था में मिल रहे हैं, मृत मिल रहे हैं, लेकिन वो जीवित अवस्था में मिल रहा है उन्हीं पुराने कैरेक्टर के साथ, इसलिए इन ऐसे सदस्यों को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। साइकस इसमें आता है, याद रखना है आपको। साइकस स्पीसीज के बारे में कुछ बातें पहले भी कर चुके हैं। साइकस को ऑर्नामेंटल प्लांट्स की फॉर्म में यूज किया जाता है, सजावटी शोभाकारी पादप के फॉर्म में। आपको ऑफिस में, घरों में आपको बड़े बड़े फ्लावर पॉट के अंदर, गमलों के अंदर पाम की तरह, ताड़ के पेड़ की तरह लगा हुआ दिखाई दे जाएगा, साइकस कहते हैं उसे। साइकस की एक और खास बात है, साइकस में नर और मादा अलग अलग पादप होते हैं, मीन्स डायोशियस होता है, याद रखना है। साइकस के नर पर ही शंकु का निर्माण होता है, मादा में शंकु का निर्माण नहीं होता है। ये सब बातें हम समझ चुके हैं। साइकस अनब्रांच्ड होता है, याद रखें, शाखित अशाखित होता है। साइकस को फर्न पाम या सागो पाम कहते हैं। आपके लिए बता दूं मैं जानकारी के लिए कि अफ्रीका साइड में इतने ज़्यादा मिलते हैं कि वहाँ पर इनके तने से खाने योग्य एक चीज़ निकाली जाती है जिसे साबूदाना कहते हैं। यदि आप साबूदाना खाते हैं तो समझ जाएं कि वो साइकस के तने से निकलने वाली कोर्टिकल, कोर्टेक्स की कोशिकाएं होती हैं जो स्टार्च से भरी हुई होती है। उनको गेहूं एवं चावल के अलावा विकल्प के तौर पर खाया जाता है। तने से साबूदाना प्राप्त होता है। साइकस को रैलिक ऑफ पास्ट कहते हैं क्योंकि साइकस के अंदर आदिम लक्षण, पुराने एंशियंट गुण पाए जाते हैं, जैसे नर युग्मक का मोटाइल होना, सर्सिनेट वर्नेशन, कुंडलित जो गुण है, कुंडलित किशल्य वलन मिलता है, इसलिए इसको रैलिक ऑफ पास्ट कहते हैं कि पास्ट को अपने साथ लेकर चल रहा है। साइकस का बीजांड, अंडा, एग, ओव्यूल, नर युग्मक, मेल गैमीट्स, नर शंकु, मेल कोन पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। यदि किसी पूरे पादप जगत में कहीं बीजांड मिलता है तो सबसे बड़ा बीजांड साइकस का है। अंडा, एग सबसे बड़ा साइकस का है। नर युग्मक सबसे बड़ा साइकस का है। नर शंकु भी सबसे बड़ा साइकस का मिलता है। साइकस में मादा शंकु अनुपस्थित होते हैं, ये याद रखना है आपको। पाइनस में मिलते हैं,
साइकस में अनुपस्थित होते हैं। साइकस के नर युग्मक बहुकशाभिकीय, मल्टी फ्लैजिलेटेड, पक्षामेविक, सीलिएटेड, वे लट्टू के आकार के होते हैं, टॉप शेप होते हैं, लट्टू के समान दिखाई देते हैं और मल्टी फ्लैजिलेटेड, मल्टी सीलिएटेड आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट आते हैं कोनिफेरोफाइटा, हायर जिम्नोस्पर्म। 4 गण 4 ऑर्डर में विभाजित किया है। पहला है गिंगोएल्स। गिंगोएल्स यह सबसे पुराना गण है, भाई सबसे पहला है तो सबसे पुराना गण ही होगा इसका, कॉनिफेरोफाइटा का, कॉनिफर्स का। इसमें एक सदस्य मिलता है जिसका नाम है गिंगो बाइलोबा। गिंगो बाइलोबा के लिए 2 बातें आपको याद रखनी है। पहला, गिंगो बाइलोबा का डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया है, उसे देख लें, पहचान लें। यदि एग्जाम में आ जाए तो आप उसको आसानी से बता सके कि ये गिंगो बाइलोबा है, राइट। दूसरा, गिंगो बाइलोबा को जीवित जीवाश्म कहा जाता है कि इसके सदस्य, इस ग्रुप के सदस्य सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अकेला गिंगो बाइलोबा गिंगोएल्स में बचा है, पुराने कैरेक्टर को कैरी कर रहा है अपने साथ, तो जीता जागता जीवाश्म कहलाता है, तो जीवित जीवाश्म। मैं यहां कह सकता हूं कि आपके पास 2 जीवित जीवाश्म है, साइकस जीवित जीवाश्म, गिंगो बाइलोबा जीवित जीवाश्म। एक और है जो आप पहले पढ़े हैं, सबसे पुराना जीवित जीवांश, वो है आर्की बैक्टीरिया। तो याद रखिए 3 जीवित जीवाश्म प्रेजेंट टाइम में आप समझ चुके हैं इस टाइम तक, आर्की बैक्टीरिया, साइकस, गिंगो बाइलोबा। कई बार एग्जाम में कुछ ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म का उदाहरण नहीं है। तो 4 दिए, 4 में से 3 आपको दे दिए, आर्की बैक्टीरिया दिया है, साइकस दे दिया वो भी है, गिंगो बाइलोबा दे दिया वो भी है, 3 के अलावा जो है वो ही नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। उच्च जिम्नोस्पर्म है, ध्यान रखें, उच्च जिम्नोस्पर्म है बिल्कुल कोनिफेरोफाइटा में जो ठहरा, लेकिन इसके अंदर एक कैरेक्टर ऐसा है जो अपवाद स्वरूप कह सकते हैं, जो कि लोअर जिम्नोस्पर्म का है। वो क्या? नर युग्मक का गतिशील होना। भाई नर युग्मक का गतिशील होना तो इनमें मिलता है, साइकेडोफाइटा में, जबकि कोनिफेरोफाइटा में नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अपवाद स्वरूप गिंगो बाइलोबा के अंदर नर युग्मक गतिशील मिलता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कोर्डाइटेल्स, पूर्णतः लुप्त है, सब गायब हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कोई नहीं मिलता है जीवित फॉर्म में। कॉनिफेरेल्स, कॉनिफर्स कहते हैं इनको, कॉनिफर्स, कॉनिफेरेल्स को सबसे बड़ा समूह है, इसके अंदर ढेर सारे पादप आते हैं, याद रखें। कॉनिफेरेल्स के उदाहरण पाइनस, हिमालय में भरा पड़ा है हमारे यहाँ पाइनस। जब आप कभी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो आपको पेड़ दिखाई देगा जिसकी पत्तियां सुई के समान होती है, निडल बोलते हैं उनकी पत्तियों को। आप इधर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में चले जाएं, सिक्किम में चले जाएं, आपको ढेर सारा मिलेगा। इकोलॉजी में आपने पढ़ा भी है कि पाइनस हिमालयन क्षेत्र के लिए प्रभावी जाति का उदाहरण है, डोमिनेंट स्पीसीज का उदाहरण है। इसको पाइन्स भी कहते हैं। वहां पर तो लोग, वहां के लोकल लोग तो चीड़ कहते हैं, चीड़ के बाग बगीचे सुनेंगे आप कभी जाएंगे। इसको चिर पाइन भी कहा जाता है। इससे रेजिन तारपीन प्राप्त होता है, जो कि वार्निश में यूज होता है, पेंट में यूज होता है। इससे एक ड्राई फ्रूट्स यूज मिलता है, इसके सीड को ड्राई फ्रूट की फॉर्म में खाते हैं, काजू की तरह, चिलगोजा कहते हैं इसे, इसको चिलगोजा पाइन भी कहा जाता है। इसको टिम्बर पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, बता दूं मैं आपको, लकड़ियों को फर्नीचर बनाने में, क्योंकि मजबूत होती है, याद रखना है आपको पाइनस। सिड्रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टिम्बर पर्पस में इससे बेस्ट कोई वुड नहीं होती, जिसे देवदार कहते हैं, देवदार की लकड़ी कहते हैं ना, बड़ी मजबूत होती है। सिड्रस इसी का सदस्य है। टेक्सस यू ट्री कहते हैं, बहुत ही हरा भरा ग्रीन होता है। इससे कैंसर प्रतिरोधी औषधि, एंटी कैंसरस मेडिसिन प्राप्त होती है, जिसे हम टैक्सोल कहते हैं, जिसका इस्तेमाल कैंसर का इलाज करने में किया जाता है। ओरोकेरिया, इसे तो देखते ही पहचान जाएंगे आप, ओरोकेरिया को नाम नहीं जानते, बस आप उसे देखते कहेंगे तो क्रिसमस की ट्री है। ओरोकेरिया को ही क्रिसमस ट्री या क्रिसमस ट्री को ओरोकेरिया कहा जाता है। इसका सदस्य यूरोप में मिलता है, भारी कटाई भी होती है यूरोपियन साइड में दिसंबर के महीने में जब क्रिसमस आता है। सिकोया इंपॉर्टेंट है, मार्क कर ले, अंडरलाइन कर ले, एनसीईआरटी ने इसका जिक्र किया है, एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन। सिकोया पौधे भारी भरकम होते हैं, प्रेजेंट टाइम में अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर इनसे ऊंचा कोई पादप नहीं है, सबसे ऊंचे होते हैं, इसलिए इनको
फादर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। इनकी वुड बिल्कुल रेड कलर की होती है, इसलिए इनको रेड वुड ट्री भी कहते हैं, इनको शेरमैन ट्री भी कहते हैं। ये पेड़ आपको कैलिफोर्निया में मिलेंगे, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कैलिफोर्निया में मिलते हैं। रेडवुड ट्री, शेरमैन ट्री, फादर ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। पौधे भारी भरकम होते हैं, सिकोया की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखें। दूसरा है मेटासिकोया। मेटासिकोया को आप इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। कहां पर? मेटासिकोया पूरे पृथ्वी के ऊपर एक पर्टिकुलर स्थान पर ही मिलता है, सभी जगह इसका वितरण नहीं है। ये मिलता है चाइना की घाटी में, वैली ऑफ चाइना में मिलता है, वहीं पर रहते हैं, कहीं और नहीं मिलते हैं, ध्यान रखें। वैली ऑफ चाइना स्थानिक जाति का उदाहरण है मेटासिकोया, और ये जीवित जीवाश्म का भी उदाहरण है। मेटासिकोया जीवित जीवाश्म। तो ये थे कॉनिफेरल्स के एग्जाम्पल, याद रखने, इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है। नीटेल्स लास्ट गण है, सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म है भाई, सबसे लास्ट में जो आया सबसे विकसित है। विकसित का पता लग जाता अपवाद स्वरूप, जैसे कि हमने अभी तक बताया आपको कि जिम्नोस्पर्म में संवहनीय उत्तक जाइलम एवं फ्लोएम मिलता है, और साथ में बताया जाइलम के अंदर वाहिकाएं, वेसल्स का अभाव है, और फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल का अभाव है। लेकिन नीटेल्स के सदस्यों में अपवाद स्वरूप जाइलम के अंदर वाहिकाएं पाई जाती हैं, वाहिकाएं होती हैं, उपस्थित होती हैं। आर्किगोनिया अनुपस्थित, आर्किगोनिया बाय बाय, आर्किगोनिया यहां पर नहीं मिलती है। इसके एग्जाम्पल हैं नीटम, इसको जिनीटम नहीं कहते, जी साइलेंट होता है, नीटम, वेल्विशिया, इफिड्रा। याद रखें, तीनों मेंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखें, नीटम, वेल्विशिया, इफिड्रा। इफिड्रा तो राजस्थान राज्य के अंदर बहुत ज्यादा मिलता है, राजस्थान राज्य के अंदर इफिड्रा श्रब के समान होता है। इस इफिड्रा से एक मेडिसिन औषधीय महत्व है इसका, इससे मेडिसिन मिलती है एफेड्रीन। एफेड्रीन का इस्तेमाल अस्थमा का उपचार करने में किया जाता है, जो एस्टमिक होते हैं, एजमिक होते हैं, अस्थमा वाले, अस्थमा का उपचार किया जाता है। इसको मेडिसिन पर्पस में यूज किया जाता है, लेकिन इसको एथलीट जो होते हैं, दौड़ भाग करने वाले स्पोर्ट्स पर्सन, इसका मिस यूज करते हैं, क्योंकि इसको लेने से परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, एथलीट बढ़िया परफॉर्म करता है, इसलिए खेल कूद के क्षेत्र में प्रतिबंधित मेडिसिन है, पकड़े जाने पर बैन लग जाता है, याद रखें। तो इफिड्रा, इफिड्रीन। अब नेक्स्ट बात करें, यहां पर तो देखिए मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है जिम्नोस्पर्म का। अब कुछ जनरल इंफॉर्मेशन की यदि मैं बात करूं तो दिया है कि बीज निर्माण के लिए दो मुख्य आवश्यकताएं होती है। बता सकते हैं बीज निर्माण के लिए? बीज निर्माण के लिए एक तो पादप का विषम बीजाणुक होना अति आवश्यक है, हेट्रोस्पोरस, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर बनने चाहिए, और दूसरा मेगास्पोर का जर्मिनेशन, अंकुरण अंतः होना चाहिए, एंडोस्पोरिक होना चाहिए, तभी तो गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड होगा। तो दो कंडीशन होना जरूरी है, विषम बीजाणुकता एंड मेगास्पोर का अंकुरण एंडोस्पोरिक होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा जनरल बातें करते हैं। जनरल बातें क्या? सभी ग्रुप को लेकर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एंथ्रीडियम अपने लास्ट किस ग्रुप तक पढ़ी? एंथ्रीडियम आपने पढ़ी टेरिडोफाइटा तक, ब्रायोफाइटा में एंथ्रीडियम नहीं थी। लेकिन आर्किगोनियम आपने कहां पढ़ी? लास्ट जिम्नोस्पर्म तक। याद रखें, एंथ्रीडियम का लास्ट ग्रुप है टेरिडोफाइट्स, जबकि आर्किगोनियम का लास्ट ग्रुप है जिम्नोस्पर्म। आर्किगोनियम एंजियोस्पर्म में नहीं मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो आप जरा सोचो कि शुरुआत में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में जब चले तो ब्रायोफाइटा में इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, वेल डेवलप्ड क्या था? गैमिटोफाइट। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए तो गैमिटोफाइट मात्र कुछ ही सेल का रह गया एंजियोस्पर्म में। सो प्लांट के अंदर, पादप जगत में जब आप विकसित विकास को देखते हैं, एवोल्यूशन को देखते हैं, तो गैमिटोफाइट तो रिड्यूस होते जाते हैं और डिपेंड हो जाते हैं, जबकि स्पोरोफाइट डेवलप होते जाते हैं। ब्रायोफाइटा में ये हाल था स्पोरोफाइट का कि स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट के ऊपर निर्भर था, जबकि एंजियोस्पर्म में रूट स्टेम लीव्स का कई फीट ऊंचा जो खड़ा है वो स्पोरोफाइट है।
तो याद रखिए स्पोरोफाइट जो है वो डेवलप होते जाते हैं और गैमेटोफाइट रिड्यूस होते जाते हैं। ऐसी कंडीशन समझने पर आपको पता लग जाएगा सबसे हाशित रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट, जी मतलब गैमेटोफाइट, याद रखें कंफ्यूज ना हो। सबसे हाशित गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म का है, गिनती का है, कुछ सेल का है। सबसे विकसित गैमेटोफाइट मॉस का है, मॉस में मिलता है। मॉस में गैमेटोफाइट लीफी होता है, पादप के समान दिखता है, इसलिए याद रखें सबसे रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में, सबसे विकसित गैमेटोफाइट मॉस के अंदर मिलेगा। इसके उल्टा सबसे हाशित रिड्यूस्ड स्पोरोफाइट थैलोफाइटा में मिलता है, थैलोफाइटा एल्गी। वहां पर स्पोरोफाइट के नाम पर थैलोफाइटा में मात्र युग्मनज जाइगोट होता है, जाइगोट 2n। कितना हाशित है, एक सिंगल सेल यूनिसेल्युलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। सबसे विकसित की यदि मैं बात करूं तो वो मिलेगा स्पोरोफाइट एंजियोस्पर्म में। जो आप देखते हैं बाहर रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएटेड, वो स्पोरोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट ही है एंजियोस्पर्म का। तो ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि मोस्ट डेवलप्ड गैमेटोफाइट, मोस्ट रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट, मोस्ट डेवलप्ड स्पोरोफाइट और रिड्यूस्ड जो है स्पोरोफाइट, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, जनरल इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद में हम फाइनल कुछ स्पेशल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, कुछ स्पेशल पॉइंट्स और कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जिम्नोस्पर्म के जीवन चक्र के बाद में अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। देखिए जिम्नोस्पर्म को दो समूह में, दो ग्रुप के अंदर विभाजित किया है। एक है साइकेडोफाइटा, इन्हें लोअर जिम्नोस्पर्म कहते हैं। दूसरा है कोनीफेरोफाइटा, इनको हायर जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। लोअर जिम्नोस्पर्म, हायर जिम्नोस्पर्म कहने के पीछे क्या वजह है वो भी आपको समझ में आएगी, क्योंकि साइकेडोफाइटा के जो सदस्य हैं वो टेरिडोफाइटा के साथ काफ़ी समानता दिखाते हैं, इसलिए इनको लोअर जिम्नोस्पर्म कहा है। हायर जिम्नोस्पर्म के सदस्य एंजियोस्पर्म के साथ समानता दिखाते हैं, इसलिए इनको हायर जिम्नोस्पर्म कहा है। साइकेडोफाइटा, इसके अंदर देखिए लक्षण देखिए, क्यों लोअर बोला है, कुंडलित किसलीय वलन, सर्सिनेट जो वर्नेशन कहते हैं ना वो मिलता है लीव्स के अंदर। नर युग्मक गतिशील है, मेल गैमिट जो है वो मोटाइल है। नर युग्मक का गतिशील होना आप समझते हैं कि एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, ये तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में होता है, तो यहाँ पर भी इन सदस्यों में भी मिलता है नर युग्मक गतिशील। इनको 3 गण, 3 ऑर्डर में विभाजित किया है साइकेडोफाइटा को। पहला है साइकेडोफिलिकेल्स। जरा सोचिए लोअर जिम्नोस्पर्म का पहला गण, पहला ऑर्डर जिसे साइकेडोफिलिकेल्स या टेरिडोस्पर्म कहा है, ये बहुत ज्यादा समानता दिखाता है टेरिडोफाइटा के साथ, इसलिए इसको बीज फर्न, सीड फर्न, टेरिडोस्पर्म कहा जाता है। पूर्णतः लुप्त समूह है, आज प्रेजेंट टाइम में कोई भी जीवित अवस्था में नहीं मिलता है, पूर्ण तरह एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, बस इनके मृत जीवाश्म हमें मिले। दूसरा है बेनिटाइटेल्स। बेनिटाइटेल्स के सदस्य भी पूर्णतः लुप्त समूह है, ये भी हमें जो है वो जीवाश्म की फॉर्म में, अवस्था में मिले हैं, पूर्णतः लुप्त हो गए हैं। साइकेडेल्स, साइकेडोफाइटा समूह का एकमात्र ऐसे ग्रुप साइकेडेल्स गण जिसके सदस्य आज भी जीवित अवस्था में मिलते हैं। देखिए जिस समूह के सदस्य सब जा चुके हों, विलुप्त हो चुके हों, जीवाश्म की अवस्था में मिलते हो, लेकिन उसी ग्रुप में कोई ऐसा समूह, कोई ऐसा गण हो जो जीवित अवस्था में मिलता हो और उन्हीं पुराने लाखों करोड़ों साल पुराने कैरेक्टर के साथ, गुणों के साथ मिलता हो, तो उसको आप कह सकते हैं ये तो जीता जागता जीवाश्म है। क्योंकि भाई उसके सदस्य तो सब जीवाश्म की अवस्था में मिल रहे हैं, मृत मिल रहे हैं, लेकिन वो जीवित अवस्था में मिल रहा है उन्हीं पुराने कैरेक्टर के साथ, इसलिए इन ऐसे सदस्यों को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। साइकस इसमें आता है, याद रखना है आपको। साइकस स्पीसीज के बारे में कुछ बातें पहले भी कर चुके हैं। साइकस को ऑर्नामेंटल प्लांट्स की फॉर्म में यूज किया जाता है, सजावटी शोभाकारी पादप के फॉर्म में। आपको
ऑफिस में, घरों में आपको बड़े बड़े फ्लावर पॉट के अंदर, गमलों के अंदर पाम की तरह, ताड़ के पेड़ की तरह लगा हुआ दिखाई दे जाएगा। साइकस कहते हैं उसे। साइकस की एक और खास बात है, साइकस में नर और मादा अलग अलग पादप होते हैं, मीन्स डायोशियस होता है, याद रखना है। साइकस के नर पर ही शंकु का निर्माण होता है, मादा में शंकु का निर्माण नहीं होता है। ये सब बातें हम समझ चुके हैं। साइकस अनब्रांच्ड होता है, याद रखें, शाखित अशाखित होता है। साइकस को फर्न पाम या सागो पाम कहते हैं। आपके लिए बता दूं मैं जानकारी के लिए कि अफ्रीका साइड में इतने ज्यादा मिलते हैं कि वहां पर इनके तने से खाने योग्य एक चीज निकाली जाती है जिसे साबूदाना कहते हैं। यदि आप साबूदाना खाते हैं तो समझ जाएं कि वो साइकस के तने से निकलने वाली कोर्टिकल कोर्टेक्स की कोशिकाएं होती हैं जो स्टार्च से भरी हुई होती है। उनको गेहूं एवं चावल के अलावा विकल्प के तौर पर खाया जाता है। तने से साबूदाना प्राप्त होता है। साइकस को रैलिक ऑफ पास्ट कहते हैं क्योंकि साइकस के अंदर आदिम लक्षण, पुराने एंशियंट गुण पाए जाते हैं, जैसे नर युग्मक का मोटाइल होना, सर्सिनेट वर्नेशन, कुंडलित जो गुण है, कुंडलित किशले वलन मिलता है, इसलिए इसको रैलिक ऑफ पास्ट कहते हैं कि पास्ट को अपने साथ लेकर चल रहा है। साइकस का बीजांड, अंडा, एग, ओव्यूल, नर युग्मक, मेल गैमीट्स, नर शंकु, मेल कोन पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। यदि किसी पूरे पादप जगत में कहीं बीजांड मिलता है तो सबसे बड़ा बीजांड साइकस का है। अंडा, एग सबसे बड़ा साइकस का है। नर युग्मक सबसे बड़ा साइकस का है। नर शंकु भी सबसे बड़ा साइकस का मिलता है। साइकस में मादा शंकु अनुपस्थित होते हैं, ये याद रखना है आपको। पाइनस में मिलते हैं, साइकस में अनुपस्थित होते हैं। साइकस के नर युग्मक बहुकशाभिकीय, मल्टी फ्लैजिलेटेड, पक्षामयविक, सीलिएटेड, वे लट्टू के आकार के होते हैं, टॉप शेप होते हैं, लट्टू के समान दिखाई देते हैं और मल्टी फ्लैजिलेटेड, मल्टी सीलिएटेड आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट आते हैं कोनिफेरोफाइटा, हायर जिम्नोस्पर्म। 4 गण 4 ऑर्डर में विभाजित किया है। पहला है गिंगोएल्स। गिंगोएल्स यह सबसे पुराना गण है। भाई सबसे पहला है तो सबसे पुराना गण ही होगा इसका, कॉनिफेरोफाइटा का, कॉनिफर्स का। इसमें एक सदस्य मिलता है जिसका नाम है गिंगो बाइलोबा। गिंगो बाइलोबा के लिए 2 बातें आपको याद रखनी है। पहला, गिंगो बाइलोबा का डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया है, उसे देख लें, पहचान लें। यदि एग्जाम में आ जाए तो आप उसको आसानी से बता सके कि ये गिंगो बाइलोबा है, राइट। दूसरा, गिंगो बाइलोबा को जीवित जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य, इस ग्रुप के सदस्य सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अकेला गिंगो बाइलोबा गिंगोएल्स में बचा है, पुराने कैरेक्टर को कैरी कर रहा है अपने साथ, तो जीता जागता जीवाश्म कहलाता है, तो जीवित जीवाश्म। मैं यहां कह सकता हूं कि आपके पास 2 जीवित जीवाश्म है, साइकस जीवित जीवाश्म, गिंगो बाइलोबा जीवित जीवाश्म। एक और है जो आप पहले पढ़े हैं, सबसे पुराना जीवित जीवांश, वो है आर्की बैक्टीरिया। तो याद रखिए 3 जीवित जीवाश्म प्रेजेंट टाइम में आप समझ चुके हैं इस टाइम तक, आर्की बैक्टीरिया, साइकस, गिंगो बाइलोबा। कई बार एग्जाम में कुछ ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म का उदाहरण नहीं है। तो 4 दिए, 4 में से 3 आपको दे दिए, आर्की बैक्टीरिया दिया है, साइकस दे दिया वो भी है, गिंगो बाइलोबा दे दिया वो भी है, 3 के अलावा जो है वो ही नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। उच्च जिम्नोस्पर्म है, ध्यान रखें, उच्च जिम्नोस्पर्म है बिल्कुल कोनिफेरोफाइटा में जो ठहरा, लेकिन इसके अंदर एक कैरेक्टर ऐसा है जो अपवाद स्वरूप कह सकते हैं, जो कि लोअर जिम्नोस्पर्म का है। वो क्या? नर युग्मक का गतिशील होना। भाई नर युग्मक का गतिशील होना तो इनमें मिलता है, साइकेडोफाइटा में, जबकि कोनिफेरोफाइटा में नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अपवाद स्वरूप गिंगो बाइलोबा के अंदर नर युग्मक गतिशील मिलता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कोर्डाइटेल्स, पूर्णतः लुप्त है, सब गायब हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कोई नहीं मिलता है जीवित फॉर्म में। कॉनिफेरेल्स, कॉनिफर्स कहते हैं इनको, कॉनिफर्स, कॉनिफेरेल्स को। सबसे बड़ा समूह है, इसके अंदर ढेर सारे पादप आते हैं, याद रखें। कॉनिफेरेल्स के उदाहरण पाइनस, हिमालय में भरा पड़ा है हमारे यहाँ पाइनस। जब आप कभी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो आपको पेड़ दिखाई देगा जिसकी पत्तियां सुई के समान होती है, निडल बोलते हैं उनकी पत्तियों को।
आप इधर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में चले जाएं, सिक्किम में चले जाएं, आपको ढेर सारा मिलेगा। इकोलॉजी में आपने पढ़ा भी है कि पाइनस हिमालयन क्षेत्र के लिए प्रभावी जाति का उदाहरण है, डोमिनेंट स्पीसीज का उदाहरण है। इसको पाइन्स भी कहते हैं। वहां पर तो लोग, वहां के लोकल लोग तो चीड़ कहते हैं, चीड़ के बाग बगीचे सुनेंगे आप कभी जाएंगे। इसको चिर पाइन भी कहा जाता है। इससे रेजिन तारपीन प्राप्त होता है, जो कि वार्निश में यूज होता है, पेंट में यूज होता है। इससे एक ड्राई फ्रूट्स यूज मिलता है, इसके सीड को ड्राई फ्रूट की फॉर्म में खाते हैं, काजू की तरह। चिलगोजा कहते हैं इसे, इसको चिलगोजा पाइन भी कहा जाता है। इसको टिम्बर पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है। बता दूं मैं आपको, लकड़ियों को फर्नीचर बनाने में, क्योंकि मजबूत होती है। याद रखना है आपको पाइनस। सिड्रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है टिम्बर पर्पज में। इससे बेस्ट कोई वुड नहीं होती, जिसे देवदार कहते हैं, देवदार की लकड़ी कहते हैं ना, बड़ी मजबूत होती है। सिड्रस इसी का सदस्य है। टेक्सस यू ट्री कहते हैं, बहुत ही हरा भरा ग्रीन होता है। इससे कैंसर प्रतिरोधी औषधि, एंटी कैंसरस मेडिसिन प्राप्त होती है, जिसे हम टैक्सोल कहते हैं, जिसका इस्तेमाल कैंसर का इलाज करने में किया जाता है। ओरोकेरिया, इसे तो देखते ही पहचान जाएंगे आप। ओरोकेरिया को नाम नहीं जानते, बस आप उसे देखते कहेंगे तो क्रिसमस की ट्री है। ओरोकेरिया को ही क्रिसमस ट्री या क्रिसमस ट्री को ओरोकेरिया कहा जाता है। इसका सदस्य यूरोप में मिलता है। बाहरी कटाई भी होती है यूरोपियन साइड में दिसंबर के महीने में, जब क्रिसमस आता है। सिकोया इंपॉर्टेंट है, मार्क कर ले, अंडरलाइन कर ले। एनसीईआरटी ने इसका जिक्र किया है, एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन। सिकोया पौधे भारी भरकम होते हैं। प्रेजेंट टाइम में अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर इनसे ऊंचा कोई पादप नहीं है, सबसे ऊंचे होते हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। इनकी वुड बिल्कुल रेड कलर की होती है, इसलिए इनको रेड वुड ट्री भी कहते हैं, इनको शेरमैन ट्री भी कहते हैं। ये पेड़ आपको कैलिफोर्निया में मिलेंगे, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कैलिफोर्निया में मिलते हैं। रेडवुड ट्री, शेरमैन ट्री, फादर ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। पौधे भारी भरकम होते हैं। सिकोया की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखें। दूसरा है मेटासिकोया। मेटासिकोया को आप इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। कहां पर? मेटासिकोया पूरे पृथ्वी के ऊपर एक पर्टिकुलर स्थान पर ही मिलता है, सभी जगह इसका वितरण नहीं है। ये मिलता है चाइना की घाटी में, वैली ऑफ चाइना में मिलता है, वहीं पर रहते हैं, कहीं और नहीं मिलते हैं, ध्यान रखें। वैली ऑफ चाइना स्थानिक जाति का उदाहरण है मेटासिकोया, और ये जीवित जीवाश्म का भी उदाहरण है। मेटासिकोया जीवित जीवाश्म। तो ये थे कॉनिफेरल्स के एग्जाम्पल, याद रखने, इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है। नीटेल्स लास्ट गण है, सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म है भाई, सबसे लास्ट में जो आया सबसे विकसित है। विकसित का पता लग जाता अपवाद स्वरूप, जैसे कि हमने अभी तक बताया आपको कि जिम्नोस्पर्म में संवहनीय उत्तक जाइलम एवं फ्लोएम मिलता है, और साथ में बताया जाइलम के अंदर वाहिकाएं, वेसल्स का अभाव है, और फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल का अभाव है। लेकिन नीटेल्स के सदस्यों में अपवाद स्वरूप जाइलम के अंदर वाहिकाएं पाई जाती हैं, वाहिकाएं होती हैं, उपस्थित होती हैं। आर्किगोनिया अनुपस्थित, आर्किगोनिया बाय बाय, आर्किगोनिया यहां पर नहीं मिलती है। इसके एग्जाम्पल हैं नीटम, इसको जिनीटम नहीं कहते, जी साइलेंट होता है, नीटम, वेल्विशिया, एफिड्रा। याद रखें, तीनों मेंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखें, नीटम, वेल्विशिया, एफिड्रा। एफिड्रा तो राजस्थान राज्य के अंदर बहुत ज्यादा मिलता है, राजस्थान राज्य के अंदर एफिड्रा श्रब के समान होता है। इस एफिड्रा से एक मेडिसिन औषधीय महत्व है इसका, इससे मेडिसिन मिलती है एफिड्रीन। एफिड्रीन का इस्तेमाल अस्थमा का उपचार करने में किया जाता है। जो एस्टमिक होते हैं, एजमिक होते हैं, अस्थमा रहने वाले, अस्थमा का उपचार किया जाता है। इसको मेडिसिन पर्पज में यूज किया जाता है, लेकिन इसको एथलीट जो होते हैं, दौड़ भाग करने वाले स्पोर्ट्स पर्सन, इसका मिस यूज करते हैं, क्योंकि इसको लेने से परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, एथलीट बढ़िया परफॉर्म करता है, इसलिए खेल कूद के क्षेत्र में प्रतिबंधित मेडिसिन है, पकड़े जाने पर बैन लग जाता है, याद रखें। तो एफिड्रा, एफिड्रीन। अब नेक्स्ट बात करें, यहां पर तो देखिए मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है जिम्नोस्पर्म का। अब कुछ जनरल इंफॉर्मेशन की यदि मैं बात करूं तो दिया है कि
बीज निर्माण के लिए दो मुख्य आवश्यकताएं होती है। बता सकते हैं बीज निर्माण के लिए? बीज निर्माण के लिए एक तो पादप का विषम बीजाणुक होना अति आवश्यक है, हेट्रोस्पोरस, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बनने चाहिए। और दूसरा, मेगास्पोर का जर्मिनेशन अंकुरण अंतः होना चाहिए, एंडोस्पोरिक होना चाहिए, तभी तो गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड होगा। तो दो कंडीशन होना जरूरी है, विषम बीजाणुकता एंड मेगास्पोर का अंकुरण एंडोस्पोरिक होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा जनरल बातें करते हैं। जनरल बातें क्या? सभी ग्रुप को लेकर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एंथ्रीडियम अपने लास्ट किस ग्रुप तक पढ़ी? एंथ्रीडियम आपने पढ़ी टेरिडोफाइटा तक, ब्रायोफाइटा में एंथ्रीडियम नहीं थी। लेकिन आर्किगोनियम आपने कहाँ पढ़ी? लास्ट जिम्नोस्पर्म तक। याद रखें, एंथ्रीडियम का लास्ट ग्रुप है टेरिडोफाइट्स, जबकि आर्किगोनियम का लास्ट ग्रुप है जिम्नोस्पर्म। आर्किगोनियम एंजियोस्पर्म में नहीं मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो आप जरा सोचो कि शुरुआत में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में जब चले तो ब्रायोफाइटा में इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव वेल डेवलप्ड क्या था? गैमिटोफाइट। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए तो गैमिटोफाइट मात्र कुछ ही सेल का रह गया एंजियोस्पर्म में। सो प्लांट के अंदर, पादप जगत में जब आप विकास को देखते हैं, एवोल्यूशन को देखते हैं, तो गैमिटोफाइट तो रिड्यूस होते जाते हैं और डिपेंड हो जाते हैं, जबकि स्पोरोफाइट डेवलप होते जाते हैं। ब्रायोफाइटा में ये हाल था स्पोरोफाइट का कि स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट के ऊपर निर्भर था, जबकि एंजियोस्पर्म में रूट स्टेम लीव्स का कई फीट ऊंचा जो खड़ा है वो स्पोरोफाइट है। तो याद रखें, स्पोरोफाइट जो है वो डेवलप होते जाते हैं और गैमिटोफाइट रिड्यूस होते जाते हैं। ऐसी कंडीशन समझने पर आपको पता लग जाएगा सबसे हाशित रिड्यूस्ड गैमिटोफाइट, जी मतलब गैमिटोफाइट, याद रखें कंफ्यूज ना हो। सबसे हाशित गैमिटोफाइट एंजियोस्पर्म का है, गिनती का है, कुछ सेल का है। सबसे विकसित गैमिटोफाइट मोस का है, मोस में मिलता है। मोस में गैमिटोफाइट लीफी होता है, पादप के समान दिखता है, इसलिए याद रखें सबसे रिड्यूस्ड गैमिटोफाइट एंजियोस्पर्म में, सबसे विकसित गैमिटोफाइट मोस के अंदर मिलेगा। इसके उल्टा सबसे हाशित रिड्यूस्ड स्पोरोफाइट थैलोफाइटा में मिलता है, थैलोफाइटा एल्गी। वहां पर स्पोरोफाइट के नाम पर थैलोफाइटा में मात्र युग्मनज जाइगोट होता है, जाइगोट 2n। कितना हाशित है? एक सिंगल सेल यूनिसेल्युलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। सबसे विकसित की यदि मैं बात करूं तो वो मिलेगा स्पोरोफाइट एंजियोस्पर्म में। जो आप देखते हैं बाहर रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएटेड, वो स्पोरोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट ही है एंजियोस्पर्म का। तो ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि मोस्ट डेवलप्ड गैमिटोफाइट, मोस्ट रिड्यूस्ड गैमिटोफाइट, मोस्ट डेवलप्ड स्पोरोफाइट और रिड्यूस्ड जो है स्पोरोफाइट, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। जनरल इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद में हम फाइनल कुछ स्पेशल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, कुछ स्पेशल पॉइंट्स और कुछ क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जिम्नोस्पर्म के कंप्लीट खत्म होने के बाद में मॉड्यूल के अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट्स दिए हैं, कुछ मुख्य बिंदु दिए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इन स्पेशल पॉइंट्स के बारे में मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हर साल लगभग एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक है, जो स्पेशल बिंदु के अंदर दिए हैं कुछ बातें, ये बातें आप एनसीईआरटी के अंदर एक अलग टॉपिक में पढ़ते हैं, जो सूक्ष्म जीवों वाला टॉपिक, माइक्रोब्स, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोब्स में आप इसको पढ़ते हैं। लेकिन प्लांट डाइवर्सिटी में भी दिया है, तो इसे यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी। ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है खास तरह का चीज बनाने में। प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी को जो आटा होता है, गुथा हुआ आटा, उसके अंदर डाल देते हैं और एक रात के लिए रख देते हैं। तो प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी जब किण्वन करता है, फर्मेंटेशन करता है, तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में CO2 का उत्पादन करता है। CO2 का उत्पादन यदि ज़्यादा मात्रा में होता है तो आटे के अंदर, गुथे हुए आटे के अंदर बड़े बड़े छेद हो जाते हैं और तैयार होता है
स्विस चीज, या चीज के अंदर, क्योंकि चीज है तो देखिए आटा नहीं कुछ और इस्तेमाल करेंगे, मिल्क और ये सब चीजें। तो कुल मिलाने का कहने का मतलब ये है कि ये स्विस चीज फ्लेवर्ड मिलेगा आपको, कलर जैसा कलर्ड रहता है, थोड़ा फ्लेवर्ड रहता है, स्लाइटली स्वीट होता है, बड़े साइज के छेद होते हैं। टॉम एंड जेरी के अंदर आपने देखा होगा स्विस चीज। तो स्विस चीज का निर्माण ये सूक्ष्म जीव प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी करता है। दूसरा दिया है इसमें टोडी। टोडी के बारे में उस मॉड्यूल के अंदर जो पॉइंट्स दिया गया कि दक्षिण भारत की ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। ये तो मैं कहूँगा कि नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के अंदर बिहार में मिल जाएगी, वहाँ पर बहुत मिलती है, पीते हैं लोग वहाँ पर। टोडी, ताड़ी कहते हैं इसे। टोडी कैसे तैयार किया जाता है उसको आप समझें। टोडी के पेड़ होते हैं, टोडी पाम कहते हैं, पाम ट्रीज होते हैं ऊंचे ऊंचे खजूर जैसे। उनके ऊपर जाकर जो रहते हैं टोडी निकालते हैं, वो जाकर रस्सी से मिट्टी का बर्तन बांध देते हैं और उसमें सैप इकट्ठा कर लेते हैं पाम का, पाम सैप। सैप क्योंकि वो स्वीट होता है, मीठा होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया या यीस्ट किण्वन करके उस सैप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ताड़ी जो है, टोडी, एक अल्कोहलिक ड्रिंक है जो नॉर्थ इंडिया, बिहार में और साउथ इंडिया में पी जाती है। सो पादप रस का किण्वन कर देते हैं, टोडी को अल्कोहलिक बेवरेजेस की तरह यूज किया जाता है, ड्रिंक की तरह। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो ये प्रोडक्ट है, उत्पाद, ये मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस से। इसका यूज किया जाता है क्लोट बस्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइफ सेविंग है, ये मैं कह सकता हूं, जीवन बचा देता है। देखिए ब्लड वेसल्स, जो रक्त वाहिनी होती है, उनके बीच में यदि क्लोट जम जाए तो हालत गंभीर हो सकती है। यदि क्लोट जैसी स्थिति है तो स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन दिया जाता है, और स्ट्रेप्टोकाइनेज कहीं पर भी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें क्लोट को हटा देता है, डिसॉल्व कर देता है। तो इसको क्लोट बस्टर कहते हैं, क्लोट को रिमूव करने का काम करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइफ सेविंग है। साइक्लोस्प्रिन ए, ये जो उत्पाद है, सब्सटेंस, ये मिलता है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से। और इसका यूज क्या है? यूज ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से या इसके मिलने से ही अंग प्रतिरोपण वाला कार्य संभव हो पाया है। पहले क्या होता था कि अंग प्रतिरोपण तो कर दिया जाता था, लेकिन शरीर जिसमें प्रतिरोपित किया है अंग को, उसको रिजेक्ट कर देता था, उसका बहिष्कार कर देता था, क्योंकि उसको सोचता था बाहर से कोई खतरनाक चीज आ गई है। इम्यूनिटी डेवलप हो जाती थी उसके अगेंस्ट, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती थी और उसको एक तरीके से बैक्टीरिया, वायरस की तरह ट्रीट करता था। तो इसलिए अंग प्रत्यारोपण तो हो जाता था, लेकिन रिजेक्शन भी हो जाता था। तो यहां पर वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जब अंग प्रत्यारोपण करें तो इम्यूनिटी को ही हम क्या करें, सप्रेस कर दें, इम्यूनिटी ही काम ना करे। तो इसलिए कहते हैं साइक्लोस्प्रिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से उत्पादित किया जाता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह कार्य करता है, हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है और उसको ये बताता है कि भैया ये अंग काम का है, इसको रखो, इसको रिजेक्ट करना नहीं है। सो रिजेक्शन के चांस मिनिमाइज या नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण अंग प्रतिरोपण संभव हो पाया है साइक्लोस्प्रिन ए से, और ये मिलता है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से। स्टैटिन्स, स्टैटिन्स जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का कार्य करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का कार्य करता है। ईस्ट से मिलता है, मोनेस्कस परप्यूरियस से। ये कहे कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के जो प्रॉब्लम है, दिल का दौरा पड़ना, ये सब चीजें, उनकी संभावना ये बहुत कम कर देता है यदि व्यक्ति टाइमली स्टैटिन्स लेता रहे। इसलिए स्टैटिन्स को कहते हैं कि ये ब्लड को, खून को पतला करने का कार्य करता है। पतला करने का मतलब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देता है और हार्ट अटैक की संभावना को बहुत ही कम मिनिमाइज कर देता है। तो देखिए है ना इंपॉर्टेंट, लाइफ सेविंग है, इसलिए मॉडर्न आधुनिक मेडिकल साइंस में इनका बहुत यूज होता है, तो इसलिए ये एग्जाम में भी पूछे जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट जो है थोड़ा जीके टाइप का, जनरल नॉलेज टाइप के कुछ पॉइंट्स दिए हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूट, उन इंस्टीट्यूट की लोकेशन, वो कहाँ लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं। पैडुआ बॉटनिकल गार्डन, पहला, पूरे विश्व का पहला बॉटनिकल गार्डन, सबसे पुराना पैडुआ बॉटनिकल गार्डन इटली में स्टैब्लिश किया था। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन यूके, इंग्लैंड में है, कीव में रॉयल बॉटनिकल गार्डन, सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जहां पर बेंथम एंड ओकर कार्य करते थे। लार्जेस्ट हर्बेरियम, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम, जहां पर हर्बेरियम शीट्स रखी हैं बहुत ज्यादा। म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस,
फ्रांस के अंदर है, सबसे बड़ा म्यूजियम, सबसे बड़ा हर्बेरियम। एशिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन, वनस्पतिक उद्यान, बड़ी खुशी की बात है कि ये इंडिया के अंदर है, पूरे एशिया का, चाइना के पास और जापान के पास भी नहीं है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन बोलते हैं इसको, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो कि शिवपुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। ये इंडियन बॉटनिकल गार्डन कई काम से फेमस है। जैसे इंडियन बॉटनिकल गार्डन के अंदर BSI, ZSI के ऑफिस हैं, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वनस्पतिक सर्वेक्षण जो है एंड जंतु सर्वेक्षण जो कि रेड डाटा बुक इश्यू करते हैं, वो भी इस बॉटनिकल गार्डन के अंदर ही है। उसके अलावा इसके अंदर CNH, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है, जहां पर पूरे इंडिया में मिलने वाले पादप की हर्बेरियम शीट्स है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत विशाल काय, बड़े साइज का बरगद का वृक्ष है, जिसका लीफ कवर, कैनोपी कवर जिसे कहते हैं लीफ, वो कई 200, 250, 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ है। ग्रेट बैनियन ट्री कहते हैं उसको, विशालकाय बैनियन वृक्ष, ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और खास बात है, इस बॉटनिकल गार्डन के अंदर रहते थे कौन? बहुत फेमस व्यक्ति जो भारतीय वनस्पति शास्त्र के पितामह कहलाते हैं, विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग ने ही BSI की स्थापना की थी इंडियन बॉटनिकल गार्डन के अंदर। NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये LKO लखनऊ है, लखनऊ को शॉर्ट में LKO लिखते हैं रेलवे वाले भी, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है, ध्यान रखें। FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत का सबसे पुराना और सबसे खास फॉरेस्ट पर रिसर्च, वनों पर रिसर्च करने वाला संस्थान है FRI, जो कि देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। यूके मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं है। CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। काजरी, CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड जोन सूखा शुष्क क्षेत्र, कहां पर? जोधपुर राजस्थान के अंदर है काजरी। IARI, भारत का सबसे बड़ा कृषि के क्षेत्र का संस्थान IARI न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, पहले इसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी था, लखनऊ के अंदर स्थित है। लेकिन प्रोफेसर बीरबल साहनी, जो कि भारत के फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ पैलियोबॉटनी माने जाते हैं, उनके नाम पर हमने इसको रीनेम किया और बनाया बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो ये थे कुछ इंस्टीट्यूट जो कि आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जीके के तौर पर याद रखें, एक मेडिकल स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, ये जो लास्ट में क्वेश्चन है, ये आपके NCERT के अंदर लास्ट एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है कि सूत्र गुणता बताइए, मतलब प्लॉइडी बतानी है कि नीचे दिए गए ये जो 9 है, इनमें बताना है कि ये हैप्लॉइड है, अगुणित है, डिप्लॉइड है या द्विगुणित है, N या 2N। बहुत सिंपल है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से करना है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सिंपल तरीका पहले समझ लें। वो ये, कोई भी पार्ट आपको दिया जाए, उसकी गुणता पूछी जाए, सूत्र गुणता पूछी जाए, तो आपको उस पार्ट को पहले ये पता करना है कि यह पार्ट युग्मकोद्भिद का है या बीजाणुद्भिद का है, या वो गैमेटोफाइट का है या स्पोरोफाइट का है। यदि ये पता लगाने में आप कामयाब हो जाते हैं कि वो पार्ट गैमेटोफाइट का है या स्पोरोफाइट का है, तो आप प्लॉइडी उसकी 100% सही बताएंगे। क्योंकि यदि वो गैमेटोफाइट का है तो वो N जाएगी हैप्लॉइड, यदि वो स्पोरोफाइट का है तो वो जाएगी 2N डिप्लॉइड। गैमेटोफाइट N और स्पोरोफाइट 2N। तो देखते हैं, मॉस ब्रायोफाइटा, मॉस के प्रथम तंतुक कोशिका, प्रथम तंतुक प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा किसका पार्ट था, स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट? याद करेंगे तो आप बताएंगे, इसलिए मैंने इनको खाली किया, मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा बोर्ड पर कि मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता, कि मैं चाहता हूं कि आप इनको खुद को नोट कर लें। मेरे बताने से पहले आप इनको नोट करने के बाद में खुद से लिखने की कोशिश करें, खुद से सोचने की कोशिश करें और बताएं, और फिर चेक करें कि आपने कितना सही किया है। हो सकता है यदि आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ा है तो आप 100% सही कर देंगे। चलिए समझते हैं, मॉस के प्रथम तंतुक कोशिका प्राइमरी प्रोटोनीमा। याद करिए, प्रोटोनीमा किसका पार्ट था मॉस के अंदर?
स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट? तो आप पता करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो स्पोर से बना था। स्पोर्स हैप्लॉइड से बना था, गैमेटोफाइट का पार्ट था। तो इसका मतलब इसकी प्रथम तंतु कोशिका प्रोटोनीमा हैप्लॉइड। वुल्फिया भ्रूणपोष, वुल्फिया का भ्रूणपोष, वुल्फिया एक एंजियोस्पर्म है, ये पता होना जरूरी है। और एंजियोस्पर्म का भ्रूणपोष मतलब एंडोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में मुझे आप बताइए एंडोस्पर्म क्या होता है? 3n ट्रिप्लॉइड होता है, पता है, निषेचन के बाद में बनता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर। मॉस की पत्तियों की कोशिका, मॉस में पत्ती किसमें होती है? भाई मॉस का जो स्पोरोफाइट है वो तो फुट सीटा कैप्सूल वाला होता है, पत्तियां तो गैमेटोफाइट में होती है। ये तो इसका विशिष्ट लक्षण है कि मॉस का गैमेटोफाइट पत्तीनुमा होता है, लीफी होता है। तो यदि पत्तियां मॉस की पत्तियों की कोशिका की प्लॉइडी पूछ रहे हैं तो क्या जाएगा, क्योंकि वो गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड। देखिए यहां पर मॉस की पत्ती की पूछी तो हैप्लॉइड गई। यदि यहां पर मैं यूकेलिप्टस की पत्ती की पूछ लेता, कि यूकेलिप्टस एक एंजियोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म में पत्तियों का मतलब स्पोरोफाइट, तो 2n जाती, ध्यान रखें। फर्न के प्रोथैलस, फर्न का प्रोथैलस क्या होता है, स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट? फर्न के प्रोथैलस, फर्न में जो गैमेटोफाइट होता है हार्ट शेप, हृदय के आकार का, उसे प्रोथैलस भी तो कहते हैं। तो ये तो गैमेटोफाइट है, तो गैमेटोफाइट है तो हैप्लॉइड। मार्केंशिया की जैमा कप कोशिका, मार्केंशिया में जैमा जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर ही तो बनती है, कलिका की तरह, जिससे कायिक जनन होता है, तो बन जाएगा हैप्लॉइड। तो मॉस की, मार्केंशिया की जैमा हैप्लॉइड होती है। एक बीज पत्री की मेरिस्टेम, मोनोकोट की मेरिस्टेम, मोनोकोट एक बीज पत्री का मेरिस्टेम, मेरिस्टेम तो होता है स्टेम में, जड़ तना पत्ती में। अब उसमें पूछ रहे हैं कि भाई उसकी प्लॉइडी, और जड़ तना पत्ती किसका पार्ट होती है, स्पोरोफाइट, बीजाणुभेद। तो एक बीज पत्री का मेरिस्टेम होगा 2n। देखिए मैंने नहीं रटा, मैं भी सोच कर ही कर रहा हूं, बस मैं ये पता लगा रहा हूं कि वो गैमेटोफाइट का पार्ट है या स्पोरोफाइट का। लीवर वर्ट का अंडाशय, लीवर वर्ट का अंडाशय बात कर रहे हैं, अंडाशय की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हैप्लॉइड होगा, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। फर्न के युग्मनज, जाइगोट की बात कर रहे हैं तो जाइगोट मतलब 2n ही होगा, कोई जाइगोट कभी युग्मनज हैप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड नहीं होते। सिड्रस का भ्रूणपोष, सिड्रस कहां पढ़ा है सिड्रस आपने? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में देवदार, सिड्रस। तो सिड्रस का भ्रूणपोष मतलब ये पूछ रहा है कि जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है और वो होता है हैप्लॉइड, n। तो इस प्रकार बहुत सिंपल तरीके से आप प्लॉइडी बता सकते हैं, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है। यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता है टॉपिक प्लांट डाइवर्सिटी, या जिसे आप कहते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। थैंक यू।